हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और पीके की पाठशाला में आज हम लोग देखने वाले हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज में क्या हमारा चल रहा है। अभी देख रहे हैं हम लोग पीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस। उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, मैथ्स जो 40 मार्क्स का जीएस होता है, जीएस 40 मार्क्स का, उसमें 8 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, उसका एनालिसिस देख रहे हैं। तीनों टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, तीनों में अभी तक जितना टीआरई कंडक्ट करवाया गया है बीपीएससी के थ्रू, उसमें तीनों में जीएस सेक्शन के मैथ्स वाले को हम लोग देख रहे हैं। क्लास 11-12 का इस लेक्चर में क्लास 11-12 का है और यूजफुल फॉर ऑल टीआरई एस्पायरेंट्स। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। टीआरई 1 का क्लास 11-12 का पहला क्वेश्चन क्या था? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्या है? 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से और कहां तक जाती है? 999 तक। लेकिन कह रहा कि 5 से विभाज्य। ये तो 5 से विभाज्य है, ये है नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की होगी और 5 से विभाज्य होगी वो होगी। अब आपने एपी, चूंकि ये 11th-12th में पूछा गया इसलिए मैं एपी के सहारा से इसे बनाऊंगा, ये बात ध्यान रखिए, है कि नहीं? तो एपी से अगर इसको बनाइएगा तो क्या आएगा? ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसको सीखिए, हो गया। अब क्या होता है लास्ट टर्म? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब वैल्यू रखिए सबका। एल बराबर क्या है? 995। ए बराबर कितना है? 100। ओके, एन बराबर एन निकालना है -1 इंटू डी कितना दे रखा है? 5। 5 से काटिएगा ये 20 होगा, 5 से काटिएगा इसको तो कितना होगा? 5 1 जा 5 4 5 9 जा 5 9 जा। ओके, 20 लेकर आइएगा 79 आएगा, एक ऐड कीजिएगा 180 होगा। करेक्ट आंसर इज 180। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इसका मान निकालना है। मल्टीप्लाई है, देखने से लग रहा है कुछ हो रहा है। यस, हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन को, ये जो 1 + 1/2 है, इसको कंप्लीट हम लोग भिन्न में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 2 + 1 3/2 होगा, है कि नहीं? इंटू ये क्या है? 3 + 1 4/3 है। वेरी गुड। ये क्या है? 5/4 है। वो सो ऑन ये क्या हो जाएगा? 121/120 हो जाएगा, है ना? 120 मतलब इधर से इधर कट रहा है, ये क्रॉस में कट रहा है, यानी ये 20 कट गया होगा, यानी कि 2 इधर 121 मतलब 121/2 आ रहा है आंसर। पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 60.5। क्लियर? 60.5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आगे बढ़े, अगला प्रश्न पढ़िए। करा दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। वेरी गुड। दिल्ली लग रहा है, डाटा गलत लिखा। 200 है क्या? दिल्ली आगरा के बीच? हाँ है। दिल्ली और आगरा के बीच कितना है? 200 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर? मान लिया जाए कि दिल्ली आगरा कार के द्वारा आप जा रहे हैं। वेरी गुड। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए, मतलब दूरी दे आप पहला 120 किलोमीटर तो बच जाएगा 80 किलोमीटर के लिए आप औसत गति 90 से जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा हूँ 90 से भाई साहब। और अगला बाकी दूरी आप 40 से जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना, टोटल कितना समय लगेगा? वेरी गुड। ये 2 घंटा तो इधर से लग जाएगा, यहाँ से 1 आवर प्लस इसको काट लेते हैं पहले। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1 आवर 1/3 यानी 1 आवर 20 मिनट यहाँ से, और 2 आवर 3 आवर 20 मिनट। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? आ रही है। अगला प्रश्न, विक्रय मूल, क्योंकि ये क्या है ना 11th-12th वाले के लिए। हाँ, ये बात तो मैं फास्ट में बता रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आई एम डूइंग दिस फॉर द स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन क्लास 11-12 फॉर मैथ्स ओनली। लेकिन आर्ट्स वाले का ये मैथ्स बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। मैं अब धीरे से कर रहा हूँ, उन भाइयों को ख्याल रखते हुए जो आर्ट्स रखे हैं, मैथ्स जिनकी वीक हो। तो देखिए, आइए अगला प्रश्न है इसमें, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? मतलब ये है जो हानि निकालते हैं आप लोग, हानि 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 प्रतिशत जो निकालते हैं, प्रतिशत तो क्या निकालते हैं? हानि इंटू 100 बाय क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं कि नहीं? ये जो सवाल में दिया हो ना, वैसा गलती कर दिया था, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दिया था। क्लियर है ना? तो करा कि क्रय मूल्य पर कितना होता, लागत मूल्य उसका, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य जितना उसका उसमें लागत है, इन्वेस्ट जितना हुआ है उस पे उसको कितना हानि हुआ होगा। अगर विक्रय मूल्य पर उसने गलत से यहाँ विक्रय मूल्य लिख के निकाल दिया है तो हमारे पास जो दे रखा है उस फार्मूला के अनुसार इसको देखते हैं। क्या देख रखा है? 10% दे रखा है हानि
हानि इंटू 100, अब बाई क्या लिखेंगे, एसपी पर निकाला है तो हानि को हम लोग लॉस से एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दे रखा है, ये 0 कट गया 1/10, यानी कि लॉस बाय एसपी बराबर कितना आया आपको 1/10 ये आया। अब बताइए लॉस और एसपी पता है, अगर इससे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगले पेज में जाएं, अभी आपको क्या आया एल बाय एसपी बराबर 1/10। इसी को अगर मतलब अगर 10 है एसपी तो लॉस कितना का जा रहा है 1, उसके अनुसार, समझ रहे हैं। यानी तो यहां से अगर एसपी बराबर 10 लेट कर ले 10 तो लॉस बराबर क्या आ जाएगा 1, तो यहां से सीपी नहीं निकाल सकते हैं, 11 रहा होगा सीपी, है ना। अब अगर परसेंटेज लॉस सीपी के आधार पर निकाले तो 1/11 इंटू 100 नहीं होगा, बताइए 9 सही 1/11% नहीं होगा। समझे बात को कि नहीं समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, आइए 1 सही 11/9 सही 1/11, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है, अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 में पिज्जा, यानी फर्स्ट दिन 2/5 पिज्जा, ओके। दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, वेरी गुड, 3/4, और तीसरे दिन यानी थर्ड दिन 9/16 पिज्जा क्या करता है, वितरण करता है, बहुत अच्छा। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास सामान हो, ओ पहले दिन में मान लेते हैं एक्स है, दूसरे दिन भी एक्स है, यानी एक्स का इतना बेचा है, इसका इतना वितरण किया है, इतना वितरण किया है एक्स का, ओ तो कह रहा है क्या, तो उसने किस दिन सबसे अधिक वितरण किए, सब दिन समान है तो जिस दिन जिस दिन सबसे अधिक आएगा वो होगा सही, बिल्कुल हाँ। तो ये 3/4 3/4 है, तो सबसे बड़ा कौन है नंबर, ये कीजिएगा तो ये 40% है, 100 से मल्टीप्लाई किए, ये 75% है, इसको 16 के 96, 16.25 9 6 के 54, ये 54 के आसपास समथिंग है, तो सबसे ज्यादा तो दूसरे दिन। क्लियर है, सवाल को समझिए, सवाल में कुछ है नहीं, कह रहा इतना बांटा है, तो सबसे अधिक किस दिन बांटा है, तो जिस दिन सब सेम ही था शुरू में उसके पास, मान लीजिए 100 पिज्जा सब दिन ला रहा है और उसका इतना बांट दे रहा है, तो किस दिन सबसे ज्यादा बांटा है, तो जिस दिन ये परसेंटेज ये फ्रैक्शन जिस दिन बड़ा आएगा वो जिस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है वही होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, 18 मीटर लंबे और एक कमरे, 18 मीटर लंबाई दे रखा है एक कमरा का, एक कमरा मैंने बना लिया, लंबाई चौड़ाई नहीं मुझे मालूम, 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का प्रयोग, गलीचे मतलब होता है कारपेट जो लगाते हैं हम लोग, 75 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसा चौड़ा 75 सेंटीमीटर का इसमें गलीचा आप बिछा रहे हैं, 75 सेंटीमीटर का चौड़ा इसमें पूरा बिछा रहे हैं। अब पूरा बिछाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसकी पूरा एरिया को कवर कीजिएगा ना, पूरा एरिया मतलब इसका एरिया क्या होगा 18 इंटू बी, इतना ही एरिया का कारपेट चाहिए, समझ रहे हैं। क्लियर, तो गलीचे में बिछाने की लागत इतना रुपया प्रति मीटर की दर से है, इतना रुपया खर्च होता, ओ तो इतना तो एरिया हो गया, समझ में आनी बात। अगर इसमें 0.75 मीटर से दे दें तो कितना लेंथ इसका लगेगा, कारपेट का नहीं निकल जाएगा, क्योंकि कारपेट का लेंथ इंटू इसका ब्रेड्थ, कारपेट का ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मैं मीटर में कन्वर्ट किया हूँ, 0.75 करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए, रूम के एरिया के बराबर, एल इंटू बी, और इसके ब्रेड्थ से भागा दे दिया तो इसका लेंथ नहीं निकल जाएगा, कितना होगा, और इसी लेंथ का खर्चा पड़ रहा है कितना, लंबाई का 4.5 रुपया प्रति मीटर, तो कितना खर्चा आ रहा 810 रुपया, तो अब नहीं निकलेगा, बताइए ब्रेड्थ नहीं निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 हटाइए, एक 0 यहाँ पर लिखिए 4.5 से, इससे इसको हटा दीजिए, 9 × 45 अब 9 × 81 9 हो जाएगा, अब 5 15 75 है ना, 9 दूना 18, बी बराबर 7.5 आप तो रहा है बी ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग, आइए, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, यानी ए प्लस बी 15 दिन में, यानी 15 × 90 6.66% काम कर रहा है मिलके। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों का एक दिन का काम निकालिए, तो क्या कर रहा है ए और बी 1/15, इसे आप बना सकते हैं, मैं परसेंटेज से भी बता रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ। यदि कह रहा है कि एक साथ काम करते, यदि ए अकेला उस काम को 1/20 20 दिन में, ए का अकेला दिया है 1/20 दिन में, इधर लाइएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1/20, तो बी का अकेला एक दिन का नहीं निकल जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना कीजिएगा 60, 15 × 60 20 × 60 1/60 हो जाएगा 1/20, यानी बी अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। आया, सीधा निकाल लीजिए, ऐसे आप परसेंटेज से भी निकालिएगा तो ऐसे आएगा, ये 20.5% कर रहा है,
एक दिन में, वैसे कीजिएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट, तो इसका मिलेगा 1.66%, ये नहीं लिखेगा। 1.66% का मतलब क्या होता है 60, निकालिएगा, ये तो निकल जाएगा। चलिए आगे, एक भिन्न के अंश और हर का योग यानी x प्लस वाई, एक्स और वाई भिन्न मान लिया। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 11, वेरी गुड। करा x अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 2 घटा दिया, तो भिन्न हो जाता है 2/3, हो गया। तो भिन्न क्या है, हमको x बाय वाई निकालना है। ध्यान दीजिए, हमें x बाय वाई निकालना है। जितना शॉर्टकट में आप बनाएंगे उतना आसान होगा। ये सीखना पड़ेगा नंबर का गेम्स। नंबर को देखते ही दोनों तरफ मैंने ऐड किया। ऐड क्यों किया कि मुझे x प्लस वाई का वैल्यू देना है, किसी तरह x प्लस वाई में ले आऊँ, ताकि मुझे x प्लस वाई की जगह रखूंगा, कोई एक वेरिएबल निकल के आ जाएगा। इसको दोनों तरफ अगर ऐड करें किसी भी भिन्न में, दोनों तरफ सेम चीज जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात जानते हैं। 1 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, जोड़िएगा तो x प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई माइनस 2 बराबर 5/3 आएगा। अब बताइए वाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 है, यहाँ पे 11 लिखेंगे, एक जाएगा तो कितना बचेगा 10 बाय वाई माइनस 2, नहीं समझ रहे मेरी बात, 10 बाय वाई माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 3 30, ये हो जाएगा 2 यानी 5y माइनस 10, ये 40 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, y का वैल्यू 8 आ गया, किसी एक में रख दीजिए, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। दोनों का करा है कि भिन्न क्या है 3/8। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को लिखा। कंडीशन के बाद जो एक ये वैल्यू दे रखा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको किस तरह से यूज करें। ऐसे सोचेंगे आप सवाल तो जल्दी बनेगा, इसको किस तरह से यूज करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आप ऐसे भी यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कीजिए, फिर एक्स वाई के लिए सॉल्व कीजिए, बना लेंगे, कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर सवाल 30 सेकेंड में बनना होगा ना, वहाँ 90 सेकेंड लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। यही समय थोड़ा आप बचा लेंगे ना, आर्ट्स वाले के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ से समय नहीं बचाते तो उधर मैथ्स लेंदी हो जाता है, किसी के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करना है ना, तो सोचिए इसको कैसे यूज करें। एक बार ऐड करेंगे, मैं तो यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ ना क्या क्या कर रहा हूँ। अगर आप फास्ट करेंगे और सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ा लेंगे तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ देखिए, अगला सवाल है, दिया गया है कि इतना बराबर इतना 168 इंटू 32 बराबर दिया है 5376 दिया है, यानी हमको मांग रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 5376 बटे 168, 376 बाय 16.8, कुछ भी हो डेसिमल को भूल जाए तो ये तो आने वाला है 32। अब पॉइंट देखते हैं कितना आएगा। इधर 1000, इसका वैल्यू 32 दिया है, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो सीधा चल गया, 2 जीरो नीचे में आया तो 0.32 है, बी ऑप्शन, काफी आसान है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका परिमेय वर्गमूल। परिमेय मतलब जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, इस फॉर्म में ना आए, क्योंकि ये लोग ये सब क्या है, ये सब नंबर अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात। तो रूट ये लिखिएगा, 0.4 का रूट निकालिए तो क्या आ जाएगा, 2/5 का रूट आ जाएगा, यानी रूट अंडर 2 बाय रूट अंडर 5 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 0.09 है, इसका रूट निकालिएगा तो क्या होगा, 0.3 आएगा, यही एक आंसर है। इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आ रहा। क्लियर है। आगे आइए, कह रहा कि यदि 5 पर इतना हो। देखिए ये तो हर एक सेक्शन में ही पूछा है, हर सेक्शन में पूछा है, मतलब जो हर सेक्शन बोले तो TRE 1, TRE 2, TRE 3, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, बेस सेम हो और दोनों तरफ इक्वल हो, पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इधर का पावर क्या है, x प्लस 3, इधर है 25, बेस तो सेम नहीं, इसको बेस को सेम करेंगे, इसका मतलब 2 ऊपर में चल जाएगा, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू क्या आ जाएगा 3x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आराम से। क्या हो जाएगा, x है इधर, यहाँ 3 2 6x हो जाएगा, 6x में से एक x चला जाएगा, कितना बचेगा 5x, इधर बचा लिया। इधर कितना है 8 है, इधर 3 है, तो कितना जाएगा 11। सो x बराबर क्या आ जाएगा 11/5, 11/5 बी ऑप्शन। आगे बढ़े। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात 8:5 है। लड़के यानी बॉयज गर्ल्स 8:5, यदि लड़कियां गर्ल्स 160, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें 32 से, इसका मतलब लड़के में 32 से मल्टीप्लाई करके जो होगा वही आंसर होगा। 32 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16 और 8 3 24 प्लस 1 25, 256। क्या मांग रहा है, कुल संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 1 4 416। समझ में आई बात। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
अगला प्रश्न कहता है 5% वार्षिक साधारण ब्याज निवेश की गई राशि को अपने मूल का 40% वृद्धि करना है, मतलब मूल से 40% फाइनल मिलना है उसको। इसका मतलब क्या, 40% उसको ब्याज ही मिलना पड़ेगा। 40% ब्याज मिलने के लिए क्या चाहिए, 5% से 5% से के रेट से कितने साल में 40% हो जाएगा, 8 ईयर में। 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, तो कितना हो जाएगा 8 ईयर। सही आंसर है ए। बनाना नहीं इन सब सवाल को। कह रहा है एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। महिला यानी मेल और फीमेल, ये लिखा कीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। मेल बाय फीमेल 5:7 है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है, यानी 2 कम है, 2 किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 2 50 के बराबर, तो एक कितना के बराबर, 25 के। मतलब महिला हो जाएगी, मेल कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, फीमेल कितना हो जाएगी 25 सत्ते 175, 125 और 175 आंसर है ए। समझ में आ रही मेरी बात। अगले सवाल पे आइए। कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 या हो 3 या कोई भी हो। कह रहा कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या की इंटीजर नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन प्रत्येक इंटीजर एक पूर्णांक संख्या है, ये गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्राकृतिक 1 2 3 इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, होल नंबर, 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं, 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर होगा ये। क्लियर है, आगे बढ़िए। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इतना हो, अब ये तो याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। ऑड का क्या होता है, इवेन का क्या होता है, जब क्यूब रहता है तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं। ये दे रखा आपको 20/25, ये जानते हैं। n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू 20/25 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होता है 45। क्लियर है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 मतलब कोई संख्या उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए। किसमें आएगा, 7 में एक जोड़ेगा तो 8 नहीं आएगा, 12 में एक जोड़ेगा नहीं आएगा, 9 में एक जोड़ेगा तो 10 9 जा 90 होता है। यही होगा सही आंसर। उसे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, n² प्लस n माइनस 90। क्लियर। अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिएगा तो इसको 10 क्या लिखिए, n² प्लस 10n माइनस 9n और माइनस 90, ये n प्लस n माइनस 9 और n प्लस 10 आएगा, इसको फैक्टर कीजिएगा तो n माइनस 10 है, तो प्लस में 9 आंसर। क्लियर। आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में इसका मान ज्ञात कीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। पीछे भी बताए हैं इसमें क्या स्क्वायर कीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x इंटू 1/x, वो x और 1/x लिखिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 होगा आंसर। किसी में दिया है क्या, नहीं दिया है, आंसर होगा ई। अगले प्रश्न पे मूव करें। कह रहा है कि एक लेख सीपी से 10% अधिक पर, एक लेख सीपी से 10% अधिक है, लेख उसको मान लीजिए मार्क प्राइस है 100, तो 10% अधिक मतलब 110 लिखा हुआ, लिख के रखा है, जितना रहना चाहिए उससे 10% अधिक है, 110 लिख के रखा है, उसमें 10% की छूट देगा, 10% की छूट देगा तो 11 रुपया छूट देगा, मतलब अब 99 में बेच रहा है, तो उसका मेन सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 100, बेच रहा है 99 में, तो 1 रुपया का हानि हो रहा है। सीपी ये है तो परसेंटेज निकालने में नीचे 100 रखेंगे तो 1% की हानि हो जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई। 1 हानि बाय क्रय मूल 100 गुना 100 परसेंटेज, 1% की हानि। क्लियर है। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाएगा। तो 81 का क्या कीजिए आप, घन क्यूबिक रूट निकालना है, मतलब अंदर में 3 होगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 81 है, 81 को 3 3 जा 9 और 9 जा 81, ये 3 में से तो 1 निकल जाएगा, नहीं तो 3 क्यूबिक रूट 3, यानी एक 3 नहीं रहा होता तो क्या हो जाता, ये रूट निकल जाता था, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगले प्रश्न पे मूव कीजिए। करा दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, 66 है, मतलब x माइनस 1 बराबर y बराबर 66 दे रखा है। दोनों का अनुपात 2:5 है, 2:5 है दोनों का अनुपात। डिफरेंस दे रखा 2:5 मतलब 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 बराबर 66 है,
तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 22। तो अब मांग रहा है दोनों संख्या क्या है, तो 22 जा 44 होगा और 22 5 जा 110 होगा। ये आंसर निकालने के बाद बहुत लोग क्या किया था, इसको मार दिया था, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 44 और 110। अब उसको लगा क्या जो हम तो सही निकाले हैं, डाटा मैच कर रहा है, कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर है ना, दोनों के बीच का अंतर ये दे रखा है, दोनों संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, तो पहले छोटी बाद में बड़ी, पहले बड़ी लिखा है छोटी लिखा है। बीपीएससी ने छोटी छोटी बातों को देखा है और इसका आंसर जानते हैं क्या दिया बीपीएससी, ये दिया, कोई नहीं। तो इसलिए सतर्क रहिएगा, इन सब चीज़ को थोड़ा मैच कीजिएगा। एक प्रश्न से आप बाहर हो सकते हैं या कंपटीशन के अंदर हो सकते हैं, मैटर करता है। इन छोटी छोटी गलतियों से बचिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये तो समझिए बड़ा खतरनाक ही है। अब सोचिए, सोच सकता है कोई लड़का अगर ये सवाल बना रहा है और लास्ट आवर में उसको 1 या 2 मिनट बचा हुआ और सवाल को उसने बना लिया, आंसर आया 44 और 110, बताइए वो क्या मार के जाएगा, इसको मारेगा कि नहीं मारेगा। तो यही हो गई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इससे बचना है आपको। बढ़े अगले प्रश्न पे, क्लियर। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज AB, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा ये हो, मतलब उसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस नहीं बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। कोण A और कोण B, मान लीजिए ये A है तो इसको B लिखिएगा। जब भी समांतर चतुर्भुज रहता है तो एडजेसेंट एंगल का ये x है ये y है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोनों का अनुपात है 1:2, यानी 3 बराबर 180 नहीं तो 1 बराबर 60। अब मांग रहा है क्या, तो कोण A ज्ञात कीजिए, तो A है 60। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या एक बेलन है, बना लिया मैंने बेलन, इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कुल सतह क्षेत्रफल मतलब इसका ये वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला क्षेत्रफल प्लस ये कर्व सरफेस का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल क्या लिख दे, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट प्लस 2 सतह है तो 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 968, ये दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें क्या लिया 2 पाई r कॉमन लीजिए, सॉल्व करना आसान होगा। तो क्या बचेगा h प्लस r और इधर कितना बच जाएगा 968। अगला पेज लेते हैं, क्या बोला मैंने 2 पाई r कॉमन ले लिया, h प्लस r बच गया बराबर क्या हो गया 968। इसको सॉल्व करें, नहीं ये 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दे रखा है 7 इंटू h निकालना है प्लस r कितना दे रखा है 7 इक्वल टू 968। अब बताइए इसको 7 से 7 कैंसिल, 22 टू जा 44, 44 टू जा 88, 2 जा 88, क्लियर है। अब h बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 बराबर 15, क्लियर है यहाँ तक। तो कितना आ गया था 15, सही है। अगले प्रश्न पे मूव करें। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, देखिए करा कि इतना का वैल्यू निकालिए, तो हर एक जगह पूछा है। एकदम आप लोग घातांक और करनी देख के जाइए, मुझे लग रहा है जो हर TRE 1 TRE 2 TRE 3 सब में और पार्टिकुलर नंबर के क्वेश्चन में, सब में अगर 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है ना, तो सब में 5वें नंबर क्वेश्चन में घातांक करने का एक सवाल डाल रखा है। आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा करके रखा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, बेस सेम करना है दोनों तरफ, तो कुछ ना करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है, -3 की पावर ऐड कीजिएगा इस दोनों को तो m + 6 हो जाएगा। इधर -3 की पावर क्या है 7, अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा m + 6 = 7, सो m = 1, क्लियर। सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब क्या x बराबर c/y, एक बढ़ता है तो एक घटता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा 11th 12th वाले को जानना चाहिए, 9th 10th वाले को भी जानना चाहिए। एक इधर x बढ़ेगा तो y देखिए घट रहा है, अगर x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, ठीक है। तो कर रहा है क्या, तो क्या सही है, अगर x और y को इस तरफ लाएं तो ये c हो जाएगा। c क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोला जाता है हिंदी में स्थिरांक, क्या बोला जाता है स्थिरांक, स्थिरांक। 15-17 साल के बाद मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अपना जब पढ़ना छोड़ा था ना 10th क्लास में SST हिंदी में पढ़ा था,
वैसे 9th से इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा था, SST नहीं था इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़। तब से मैं इंग्लिश माध्यम में सब कुछ किया हूँ और आज आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक्स वाई इक्वल टू स्थिरांक यानी कॉन्स्टेंट। क्लियर है? अगला प्रश्न, बस ये था हमारा TRE। देखिए 11th-12th का मतलब अभी तक मैं क्या किया हूँ, TRE 1, TRE 2, TRE 3 आपको समझाते हुए सारे प्रश्न को सॉल्व किया हूँ। 24 क्वेश्चन, कितना समय लगा है, 24 मिनट बातचीत करते हुए मैं बढ़ा हूँ। 24 क्वेश्चन इन 24 मिनट, यानी 8 मिनट में 8 क्वेश्चन आप बना सकते थे, लेकिन मैं बातचीत किया हूँ। अगर सही से आप बनाएंगे तो मैक्सिमम 3 मिनट, 2 to 3 मिनट। अब बताइए ये समय अगर आप मैथ्स का समय उधर बचा कर यूज कर लीजिएगा तो कितना फायदा में रहिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये TRE का जो GS सेक्शन में मैथ्स एनालिसिस मैं किया हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी देखेंगे उनको पसंद आएगा। और अगर ये पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें इसे, और हो सके तो लाइक भी कर दें। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, है ना, ये तो बनता ही है ना, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए धन्यवाद। अब क्या है ना, जो नेक्स्ट जो मेरा एक पेज ले रहा हूँ, नेक्स्ट जो आ रहा है आप पे, किस पे, PK की पाठशाला पर, वो हमारा आ रहा है अरिथमेटिक का एक बैच ला रहे हैं। अरिथमेटिक्स मतलब अंक गणित पढ़ाएंगे इसमें, अंक गणित की एक बैच आ रही है, तो पूरा अंक गणित पढ़ाएंगे, 15-17 चैप्टर जो आ रहा है। उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, इस पे एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक सीरीज हम ला रहे हैं NCERT सीरीज, स्पेशली फॉर मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स के बच्चों के लिए। उसमें एकदम 6th से लेकर 12th तक का मैथ्स का हम सारा चैप्टर करवाएंगे, जो BPSC सिलेबस में दे रखा है मैथ्स वालों के लिए, एक एक चीज। और ये दिखाएंगे जो डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन कैसे 50% है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए धन्यवाद।